यह कहानी है लखन और बिरजू नाम के दो घनिष्ठ मित्रों की, जिनकी दोस्ती बचपन के खेल के मैदान से शुरू हुई थी और समय के साथ जीवन की हर कठिनाई में और भी मजबूत होती चली गई। बड़े होते होते दोनों अपने अपने परिवारों के जिम्मेदार मुखिया बन गए। लखन की पत्नी सीमा सरल स्वभाव की लेकिन अत्यंत समझदार और सहनशील महिला थी। उनकी छोटी सी प्यारी बेटी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख थी। वहीं बिरजू की पत्नी अनुराधा भी दयालु और कुशल गृहिणी थी। उनके दो प्यारे बच्चे उनके घर की रौनक थे। अनुराधा न केवल अपने परिवार का ध्यान रखती बल्कि हर मुश्किल घड़ी में बिरजू का सहारा बनती थी। लखन और बिरजू दोनों मेहनती इंसान थे। बड़े व्यापारियों की दुकानों पर मजदूरी करते और जो भी कमाते शाम को खुशी खुशी अपने घर लौटकर अपनी पत्नियों के हाथ में सौंप देते। उनकी कमाई भले ही सीमित थी लेकिन परिवार के प्रति उनका समर्पण असीमित था। हाल के दिनों में लखन के घर की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। बेरोजगारी का साया उसके परिवार पर गहराता जा रहा था। एक शाम जब लखन काम की तलाश से थकाहारा घर लौटा तो सीमा ने उसे चिंता में डूबे हुए स्वर में पुकारा, लखन, यह सब आखिर कब तक चलेगा? सीमा की आवाज में दर्द और बेपसी झलक रही थी। घर का खर्चा चलाना अब असंभव हो रहा है। आज मैंने माँ के दिए कंगन गिरवी रखे, तब जाकर कहीं जैसे तैसे इस हफ्ते का राशन लेकर आई हूँ, लेकिन अब और नहीं हो सकता। लखन पहले ही बहुत परेशान था। सीमा की बातें सुनकर चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया। उसे मालूम था कि सीमा सच कह रही है। वह खुद भी इस असहाय स्थिति से उबरने का कोई उपाय खोजने की कोशिश में था। मैं जानता हूँ सीमा, उसने थकी हुई आवाज में कहा। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ काम मिल ही नहीं रहा। बाहर हालात बहुत मुश्किल हैं और मैं हर दिन हारता हुआ महसूस करता हूँ। सीमा की आंखों में आंसू आ गए लेकिन वह हमेशा की तरह मजबूत बनी रही। मैं जानती हूँ लखन, लेकिन तुम्हें और कोशिश करनी होगी। हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सब कुछ रुक सा गया है। बिरजू को देखो, वह रोज काम पर जाता है और तुम खाली हाथ लौट आते हो। मुझे यकीन है अगर तुम बिरजू से बात करो तो शायद वह तुम्हें किसी काम का रास्ता दिखा सके। लखन ने सीमा की बात ध्यान से सुनी और गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, मुझे बिरजू से बात करनी चाहिए। वह मेरा सच्चा दोस्त है और हो सकता है वह मेरी मदद कर सके। तुम फिक्र मत करो सीमा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय और भरोसा दो। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान में विश्वास था लेकिन भीतर एक माँ और पत्नी की चिंताएं थी। लखन ने उस पल में ठान लिया कि वह अपने परिवार के लिए हर संभव कोशिश करेगा। अगली सुबह लखन ने अपने भीतर उम्मीद की एक नई किरण महसूस की। उसने जल्दी जल्दी तैयार होकर बिरजू के घर की ओर कदम बढ़ाए। उसके दिल में चिंता थी लेकिन साथ ही भरोसा भी कि उसका सच्चा दोस्त उसकी मदद जरूर करेगा। जैसे ही लखन बिरजू के घर पहुंचा, उसने दरवाजे पर आवाज दी, घर पर कोई है? बिरजू भाई, ओ बिरजू भाई, बाहर आओ। अंदर से बिरजू की पत्नी अनुराधा ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, आइए लखन भैया, कहिए कैसे आना हुआ? भाभी जी, जरा बिरजू को बुला दीजिए, उनसे जरूरी बात करनी है, लखन ने धीमे स्वर में कहा। अनुराधा ने सहानुभूति भरे स्वर में उत्तर दिया, वो अभी घर पर नहीं है, शायद सुरेंद्र चाचा के खेतों पर गए होंगे। अगर बात जरूरी है तो आप वहीं जाकर उनसे मिल लीजिए। लखन ने धन्यवाद दिया और खेतों की ओर चल पड़ा। दूर से ही उसने बिरजू को काम करते हुए देखा। बिरजू, लखन ने आवाज लगाई। बिरजू ने अपनी नजरें उठाईं और मुस्कुराते हुए बोला, अरे लखन, तुम यहाँ, क्या बात है? लखन ने अपनी बात बेझिझक कही, बिरजू, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। घर में हालत ठीक नहीं है,
बिरजू ने लखन की चिंता को महसूस किया और गहरी सोच में पड़ गया। देख लखन, उसने कहा, मुझे तो इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात करेंगे। अगर उनके यहाँ कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। लखन की आंखों में हल्की चमक आ गई। अच्छा है बिरजू, मैं तो बस किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो हम सुबह ही चल पड़ते हैं। बिरजू ने हामी भरी। हाँ ठीक है, कल सुबह जल्दी मिलते हैं। सब अच्छा होगा दोस्त, चिंता मत करो। लखन के दिल में उम्मीद और विश्वास के बीज फिर से अंकुरित हो चुके थे। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया है। वह जानता था कि बिरजू के साथ और उसके सहारे वह अपनी मुश्किलों का हल जरूर निकाल लेगा। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह से उगा भी नहीं था कि लखन, जो रात भर मुश्किल से सो पाया था, तैयार होकर बिरजू के घर पहुंच गया। बिरजू भाई, मैं आ गया। चलो सेठ जी के पास चलते हैं, लखन ने उत्साह से कहा। बिरजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ लखन, मैं भी तैयार हूँ। चलो बाजार की ओर चलते हैं और वहीं उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त जंगल के रास्ते होते हुए बाजार की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा और शांत था, लेकिन दोनों के दिलों में उम्मीद की चिंगारी जल रही थी। उन्होंने रास्ते भर अपने जीवन के संघर्षों और नई शुरुआत की संभावनाओं पर बात की। जैसे जैसे समय बीतता गया, आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि लखन और बिरजू दोनों पूरी तरह भीग गए। भाई बिरजू, बारिश तो बहुत तेज हो गई है। अगर इस बारिश में आगे बढ़ेंगे तो बीमार पड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि कुछ देर रुक जाएं, लखन ने चिंतित स्वर में कहा। बिरजू ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन घने जंगल में उन्हें कहीं भी ठहरने की जगह नहीं दिखी। तभी लखन की नजर थोड़ी दूरी पर एक झोंपड़ी पर पड़ी। बिरजू भाई देखो वहां, लखन ने उत्साह से इशारा करते हुए कहा। वहां एक झोंपड़ी है, चलो वहां चलते हैं। शायद झोंपड़ी का मालिक हमें थोड़ी देर रुकने दे, जब तक बारिश थम नहीं जाती। बिरजू ने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो लखन, यह बारिश जल्दी थमने वाली नहीं लगती। चलो कोशिश करते हैं। तेज बारिश से भीगे हुए लखन और बिरजू आखिरकार झोंपड़ी के पास पहुंचे। झोंपड़ी पुरानी और साधारण थी, लेकिन उनके लिए उस समय वह किसी वरदान से कम नहीं थी। झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देते हुए लखन ने आवाज लगाई, कोई है? हमें थोड़ी मदद चाहिए। भीतर से एक कोमल और बूढ़ी आवाज सुनाई दी, आ जाओ बेटा, भीतर आ जाओ। दरवाजा खोलते ही दोनों ने देखा कि भीतर एक बुजुर्ग महिला खाट पर बैठी हुई थी। उनकी सादगी और चेहरे की शांति ने लखन और बिरजू को थोड़ी राहत दी। झोंपड़ी साधारण थी, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और कोने में मिट्टी का चूल्हा जलता हुआ। लखन ने आदरपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, अम्मा, हमें थोड़ी मदद की जरूरत थी। हम बाजार के लिए निकले थे, लेकिन अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और हम इस जंगल में फंस गए। अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ समय आपकी झोंपड़ी में बिता लें, जब तक यह बारिश थम न जाए। बारिश रुकते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। बूढ़ी माँ ने अपनी झुर्रियों से भरे हाथों को उठाकर उन्हें बैठने का इशारा किया। बेटा, मैं भला क्यों बुरा मानूंगी। यह झोंपड़ी छोटी है, लेकिन इसके दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले हैं। जितनी देर चाहे तुम यहाँ रुक सकते हो। पहले आराम से बैठो। बिरजू और लखन ने झोंपड़ी के भीतर कदम रखा। बूढ़ी माँ ने अपनी खाट का एक किनारा खींचकर उन्हें बैठने का इशारा किया। बारिश बड़ी तेज है, उन्होंने कहा। तुम लोग बहुत भीग गए हो। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म पानी लाती हूँ। दोनों दोस्तों ने कृतज्ञता से उनकी ओर देखा। लखन ने धीरे से कहा, अम्मा, आप बहुत दयालु हैं। हमें नहीं पता था कि इस जंगल में भी हमें इतना अपनापन मिलेगा। बूढ़ी माँ मुस्कुराईं।
बेटा, इंसान को अपने घर का दरवाजा हमेशा दूसरों के लिए खुला रखना चाहिए। समय किसी का भी बदल सकता है। आज तुम जरूरत में हो तो मेरी झोंपड़ी तुम्हारे लिए है। उनकी बातों में जीवन का अनुभव और स्नेह झलक रहा था। बारिश अब भी झमाझम बरस रही थी, लेकिन लखन और बिरजू के दिलों में अब एक नई गर्मी और आराम का एहसास था। दोनों झोंपड़ी के अंदर बैठे हुए बूढ़ी माँ से बातचीत करने लगे। उनकी आंखों में सादगी और अनुभव की झलक थी, लेकिन चेहरे पर अकेलेपन की हल्की छाया भी दिखाई दे रही थी। लखन ने धीरे से पूछा, अम्मा, आप इतने घने जंगल में अकेली रहती हैं? आपका कोई परिवार नहीं है? बूढ़ी माँ की आंखों में अचानक एक गहरी उदासी तैर गई। उन्होंने खाट के कोने से अपनी चादर को ठीक करते हुए कहा, बेटा, एक जमाना था जब मेरा भी भरापूरा परिवार हुआ करता था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे पति, बेटा, बहू, पोते सब साथ में थे। हमारा जीवन साधारण था लेकिन सुखमय था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों में ठहरे आंसुओं को छिपाते हुए कहा, फिर एक दिन उस गांव पर भयंकर तूफान और बाढ़ का कहर टूटा। सब कुछ बहा ले गया, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दुनिया। बस मैं अकेली बच गई। तब से मैं इस जंगल में रह रही हूँ। मेरा अपना अब कोई नहीं बचा बेटा। लखन और बिरजू स्तब्ध रह गए। जंगल की शांत हवा में उनकी कहानी का दर्द घुल गया। लखन ने सहानुभूति से पूछा, अम्मा, आप इतने घने जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? बूढ़ी माँ ने एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, डर किस बात का बेटा? जब सब कुछ खो चुका हो तो डर भी चला जाता है। हाँ, शुरू में अकेलापन बहुत खलता था, मगर अब इस जंगल के पेड़ पौधे, पक्षी और ये झोंपड़ी ही मेरा परिवार बन गए हैं। आदत हो गई है। लखन की आंखों में करुणा और अपनत्व का भाव उमड़ पड़ा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अम्मा, अगर आप बुरा ना माने तो आप हमारे साथ चलकर रहिए। मेरे घर में मेरी पत्नी और बच्चे हैं। मेरी माँ भी बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप मेरे साथ चलेंगी तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरी माँ लौट आई है। आपको इस घने जंगल में अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं है। बूढ़ी माँ ने उसकी बात सुनकर भावुकता से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। बेटा, तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया को सुंदर बनाते हैं। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए, लेकिन मुझे सोचने दो। यह जगह अब मेरी दुनिया बन चुकी है। लखन ने विनम्रता से कहा, अम्मा, मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा। बस इतना जान लीजिए कि मेरा घर आपके लिए हमेशा खुला है। अगर आप चाहें तो मुझे अपनी सेवा का मौका दें। बूढ़ी अम्मा ने लखन की बात सुनकर उसकी ओर स्नेहभरी नजरों से देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई और अनुभव का संसार झलक रहा था। नहीं बेटा, अम्मा ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं यहीं खुश हूँ। यह जंगल ही मेरा घर बन चुका है। इस शांत और सादगी भरे माहौल में ही मैं अपनी जिंदगी के बाकी दिन बिताना चाहती हूँ। पर तुम्हारा यह प्रस्ताव सुनकर मेरा दिल भर आया। तुम्हारी दया और अपनापन मुझे बहुत अच्छा लगा। लखन और बिरजू ने अम्मा की बातों को समझते हुए सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई। लखन खड़ा हुआ और अम्मा से बोला, अच्छा अम्मा, बारिश थम गई है, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन एक बार फिर सोच लीजिए। अगर आप हमारे साथ चलना चाहें तो हमें बहुत खुशी होगी। अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं यहीं खुश हूँ। यह जंगल ही अब मेरा परिवार है। यहाँ की शांति और सादगी ने मुझे गले लगा लिया है। लखन ने अम्मा के पैरों को छूते हुए कहा, अम्मा, आपकी बात मानता हूँ, पर आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा, यही कामना करता हूँ। अब हमें आज्ञा दीजिए। जैसे ही लखन और बिरजू बाहर जाने को हुए, अम्मा ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको बेटा, तुम दोनों बहुत नेकदिल हो। मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगी।
अम्मा झोंपड़ी के कोने में रखे एक पुराने संदूक की ओर बढ़ी। संदूक लकड़ी का था और उस पर समय की मार की गवाही देते हुए कुछ निशान थे। उन्होंने संदूक को उठाया और लखन और बिरजू के सामने रखा। बेटा, अम्मा ने कहा, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। इसमें वो चीजें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में संजोकर रखी थी। अब यह मेरे किसी काम की नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इसे अपने साथ ले जाओ। इसे आपस में बांट लेना और इसका सही उपयोग करना। लखन और बिरजू यह देखकर स्तब्ध रह गए। लखन ने कहा, अम्मा, यह तो आपकी अमानत है, इसे हम कैसे ले सकते हैं? अम्मा ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, अब मेरी जरूरतें बहुत छोटी हैं। मेरे पास जो है वो तुम्हारे लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। इसे मना मत करना। इसे मैं अपना आशीर्वाद समझकर तुम्हें दे रही हूँ। अम्मा के कहने पर लखन और बिरजू ने भावुक होकर संदूक को स्वीकार किया और उन्होंने संदूक को धीरे धीरे खोलना शुरू किया। जैसे ही ढक्कन खुला, उनकी आंखें चमक उठीं। संदूक के भीतर चमचमाते हुए सोने के सिक्कों का ढेर था। उन सिक्कों की चमक से झोंपड़ी का सादा माहौल भी मानो स्वर्णिम हो उठा। लखन और बिरजू एक पल के लिए अवाक रह गए। उन्होंने ऐसी संपत्ति की कभी कल्पना भी नहीं की थी। लखन ने हैरानी से कहा, अम्मा, यह तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। आप हमें यह सब क्यों दे रही हैं? अम्मा ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, यह मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। जब मेरा परिवार था तब ये सिक्के मेरी सुरक्षा के लिए रखे गए थे, लेकिन अब जब मेरा कोई अपना नहीं है तो इनका मेरे लिए कोई महत्व नहीं रहा। तुम दोनों नेकदिल इंसान हो और अपनी ईमानदारी से मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम्हारे पहनावे और बातों से मुझे लगा कि तुम दोनों कठिनाइयों में हो। मैं चाहती हूँ कि यह संपत्ति तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के काम आए। बिरजू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मा, यह आपकी संपत्ति है। हम इसे कैसे ले सकते हैं? यह आपकी मेहनत और यादों का हिस्सा है। अम्मा ने प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, संपत्ति का मूल्य केवल तब है जब यह सही हाथों में हो और सही कार्य के लिए उपयोग हो। मेरे लिए अब यह सिर्फ एक भार है, लेकिन तुम्हारे लिए यह नई शुरुआत बन सकता है। इसे मना मत करना। इसे मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद समझकर दे रही हूँ। इसे तुम दोनों आपस में बराबर बांट लेना। लखन और बिरजू की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने एक स्वर में कहा, अम्मा, हम आपके इस अनमोल उपहार के लिए हमेशा आपके आभारी रहेंगे। आपने हमें न केवल संपत्ति दी है बल्कि अपने आशीर्वाद और स्नेह का अनमोल उपहार भी दिया है। अम्मा ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा, जाओ बेटा, इस संपत्ति का उपयोग अपने परिवार और अपने भविष्य को संवारने के लिए करो। और याद रखना, सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही असली धन है। दोनों ने अम्मा के चरण स्पर्श किए और संदूक को संभालते हुए झोंपड़ी से बाहर निकले। जंगल की ताजी हवा और बारिश के बाद की सोंधी महक चारों ओर मौसम को सुहाना सा बना रही थी। लखन और बिरजू अब अपने गांव की ओर लौटने वाले रास्ते पर थे। बारिश के बाद की ताजी हवा और जंगल की हरियाली उनके कदमों में उत्साह भर रही थी। उनके दिलों में अम्मा के दिए हुए आशीर्वाद और सोने के सिक्कों के खजाने ने नए सपनों के बीज बो दिए थे। दोनों बेहद खुश थे, मानो उनकी किस्मत ने रातों रात करवट ले ली हो। लखन ने चलते चलते खजाने को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बिरजू, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अब तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू करूंगा। सोच रहा हूँ कि एक कपड़े की दुकान खोलूं, जहां गांव के लोगों को अच्छे और सस्ते कपड़े मिले। और फिर एक सुंदर सा घर बनवाऊंगा। उसमें एक बड़ा शीशा लगवाऊंगा। मेरी सीमा को शीशा देखना कितना पसंद है। वह रोज उसमें खुद को देखकर मुस्कुराएगी।
उसने रुककर एक पल को सोचा और अपनी बेटी का ख्याल आते ही आंखों में चमक भर आई। और मेरी बिटिया, वह कितने दिन से मुझसे एक बस्ते की मांग कर रही थी। अब मैं उसे सबसे सुंदर बस्ता खरीद कर दूंगा और उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाऊंगा। मेरी बेटी को अब दुनिया की हर खुशी मिलेगी। बिरजू ने हंसते हुए उसकी बात सुनी और खुद भी अपने सपनों में खो गया। लखन, तुम्हारे सपने तो बहुत सादगी भरे हैं, लेकिन मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ। इतने सारे सोने के सिक्कों के साथ अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। सबसे पहले मैं एक बड़ा और भव्य घर बनवाऊंगा। उसमें सुंदर झूमर और संगमरमर की फर्श होगी। और हाँ, नौकर चाकर भी होंगे जो मेरे हर आदेश पर तैयार खड़े रहेंगे। उसने थोड़ा रुककर आगे कहा, अब मुझे किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आराम से बैठकर जिंदगी जी सकता हूँ। सुबह शाम मेरा भोजन नौकर परोसेंगे और मेरे पास हर सुख सुविधा होगी। अब मेरी जिंदगी राजा जैसी होगी। दोनों दोस्त अपने अपने सपनों में इतने मग्न थे कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। उनके चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक और भविष्य को लेकर असीम उत्साह था। बिरजू अभी अपनी योजनाओं में खोया हुआ था कि तभी लखन ने उसका ध्यान खींचा। बिरजू भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे, लखन ने उत्साह से कहा। लखन की इस बात ने बिरजू के मन में हलचल मचा दी। उसने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसके भीतर विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांट देना। यह कैसे हो सकता है? मैंने इतने भव्य सपने देखे हैं और ये सिक्के ही मेरे उन सपनों को सच करने का जरिया है। भला मैं इन सिक्कों को लखन के साथ क्यों बांटूं? ये तो पूरे के पूरे मेरे होने चाहिए। उसके विचार और गहरे होने लगे। उसने खुद से कहा, लखन तो सीधा साधा आदमी है। वह मुझे अपना दोस्त मानता है और मुझ पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन दोस्ती से मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सिक्के सिर्फ और सिर्फ मेरे हो जाएं। लेकिन कैसे? लखन घर पहुंचते ही अपनी हिस्सेदारी मांग लेगा। मुझे ऐसा कोई रास्ता निकालना होगा कि ये सारे सिक्के मेरे हो जाएं और उसे इसकी भनक तक न लगे। बिरजू ने चुपचाप लखन की ओर देखा। लखन अब भी सपनों में खोया हुआ अपनी बेटी और पत्नी के लिए योजनाएं बना रहा था। उसकी आंखों में सच्चाई और विश्वास झलक रहा था, लेकिन बिरजू के मन में अब ईर्ष्या और लालच का बीज पूरी तरह से अंकुरित हो चुका था। क्या मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकता हूँ? एक पल के लिए उसके मन में यह सवाल आया, लेकिन अगले ही क्षण लालच ने उसकी नैतिकता को दबा दिया। यह मेरा मौका है। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो शायद जिंदगी में फिर कभी ऐसा मौका न मिले। ये सिक्के मेरे जीवन को बदल सकते हैं। मुझे सही समय पर सही कदम उठाना होगा। बिरजू बाहर से शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके भीतर उठ रहा स्वार्थ का तूफान उसे बेचैन कर रहा था। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी योजना लखन के सामने बिल्कुल जाहिर नहीं होने देगा। उसकी चालाकी अब उसके चेहरे की मुस्कान में छिप गई थी। लखन को अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था और वह बिना किसी शक के आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका सबसे करीबी दोस्त ही उसके भरोसे को तोड़ने की साजिश रच रहा है। दोनों अपने अपने ख्यालों में खोए नदी के किनारे से गुजर रहे थे। गर्मियों की उस दोपहर नदी का ठंडा पानी चमकते सूरज की किरणों में सोने सा दमक रहा था। तभी बिरजू की नजर लखन के पास रखे सोने के सिक्कों पर पड़ी। लालच की एक तेज लहर उसके दिल में दौड़ गई। अचानक बिना किसी चेतावनी के बिरजू ने लखन को पीछे से धक्का दे दिया। इससे पहले कि लखन कुछ समझ पाता, वह सीधा नदी के ठंडे पानी में गिर गया। पानी के अंदर छटपटाते हुए उसने आवाज लगाई, बिरजू भाई, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। पर बिरजू ने ठंडी हंसी के साथ कहा, लखन भाई, यह दुर्घटना नहीं थी।
मैंने तुम्हें खुद नदी में धक्का दिया ताकि सोने के सिक्के मुझे अकेले मिल जाएं। अब यह सारे सिक्के मेरे हैं। लखन की आवाज दर्द और अविश्वास से कांप उठी, लेकिन बिरजू ने उसकी पुकार को अनसुना कर दिया। वह चुपचाप सिक्के लेकर वहां से भाग निकला। लखन की तैरने की कोशिश कमजोर पड़ रही थी। धीरे धीरे वह पानी की गहराई में समा गया। रात के सन्नाटे में चांदनी हल्का हल्का उजाला बिखेर रही थी। थके कदमों से जब बिरजू अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि लखन की पत्नी सीमा घर के बाहर बेचैनी से खड़ी है। उसकी आंखें बार बार अंधेरे रास्ते की ओर जा टिकती थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हों। जैसे ही सीमा ने बिरजू को आते देखा, उसकी उम्मीदों को सहारा मिला। वह लपककर उसके पास आई और घबराए स्वर में बोली, भैया, लखन जी नहीं आए। वे कहाँ रह गए? वो भी तो आपके साथ ही गए थे ना? बिरजू के दिल में हलचल तो हुई, लेकिन उसने अपनी चिंता और अपराध बोध को चेहरे पर आने नहीं दिया। एक गहरी सांस लेकर उसने बात संभालते हुए कहा, हाँ बहन, लखन और मैं साथ ही गए थे। मैंने अपने मालिक से उनकी बात करवाई और मालिक ने उन्हें कल से काम पर आने को कह भी दिया। इसके बाद लखन मुझसे विदा लेकर कहीं और चला गया। मैं तो काम निपटाकर अब लौटा हूँ। सीमा का चेहरा चिंता से और अधिक सफेद पड़ गया। उसकी आवाज कांप उठी, भैया, लखन जी अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं वे कहाँ होंगे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। वो ठीक तो होंगे ना? बिरजू ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी झिझक थी। उसने कहा, चिंता मत करो बहन। हो सकता है उसने कहीं और भी काम की तलाश की हो और देर रात होने के कारण वहीं रुक गया हो। आप सुबह तक का इंतजार करो। मुझे पूरा यकीन है वो सुबह तक घर लौट आएगा। बिरजू ने उसकी ओर सहानुभूति भरी नजरों से देखा और फिर जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने सीमा को पीछे छोड़ा, उसके भीतर का बोझ और गहराता चला गया। हर कदम उसे अपने अपराध की याद दिला रहा था और वह सोच रहा था कि क्या यह राज हमेशा छुपा रहेगा या एक दिन उसका सच उजागर होकर उसकी जिंदगी को तहस-नहस कर देगा। लखन की पत्नी सीमा रात भर बेचैनी से जागती रही। हर गुजरती घड़ी के साथ उसका दिल और भारी होता गया। जब सुबह की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो उसके मन में हल्की उम्मीद जागी कि शायद लखन अब लौट आए। लेकिन जैसे जैसे सूरज आसमान में चढ़ता गया, उसका इंतजार और बेचैनी बढ़ती गई। दोपहर करीब आ चुकी थी। सीमा के सब्र का बांध टूट चुका था। घबराहट और डर से कांपती हुई वह सीधे बिरजू के घर पहुंची। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। भैया, लखन जी अभी तक घर नहीं लौटे। मुझे समझ नहीं आ रहा वह कहाँ गए। क्या वह सही सलामत होंगे? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, उसने लगभग रोते हुए कहा। बिरजू ने अपने चेहरे पर गंभीरता और सहानुभूति का नकाब ओढ़ लिया। वह सीमा को तसल्ली देने की कोशिश में बोला, सीमा बहन, आप चिंता मत करो। मैं अभी जाकर लखन का पता लगाता हूँ। जहाँ भी होगा उसे अपने साथ लेकर ही लौटूंगा। सीमा ने उसकी बात पर थोड़ी राहत महसूस की, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। बिरजू ने उसे सहमति का आश्वासन देते हुए घर से बाहर कदम रखा, पर अंदर ही अंदर उसका दिल घबरा रहा था। गांव की गलियों से निकलकर वह तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल के बीचों बीच पेड़ों की घनी छाव के नीचे बिरजू एक बड़े पत्थर पर बैठा अपने ख्यालों में खोया हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो उसके अंदर चल रहे तूफान को और बढ़ा रही थी। वह खुद से बुदबुदाया, लखन तो अब शायद कभी नहीं लौटेगा। सीमा बहन को अब अपनी पूरी जिंदगी अकेले ही काटनी पड़ेगी। पर इसमें मेरा क्या दोष? ये सिक्के तो अब मेरे हैं और इनसे मैं अपनी किस्मत बदलने वाला हूँ। उसकी आंखों में लालच की चमक साफ झलक रही थी।
वह सोचने लगा, थोड़ी देर और यहीं रुकता हूँ, फिर जाकर सीमा से कह दूंगा कि मैंने लखन को बहुत खोजा पर उसका कोई पता नहीं चला। और जब सब उम्मीद छोड़ देंगे तब मैं इन सिक्कों को बेचकर ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। पूरे गांव में मेरा नाम होगा, मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसकी सोच यही नहीं रुकी। उसने अपनी पत्नी के बारे में सोचा, अब तक मैंने उसे भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। जब उसे इस बारे में बताऊंगा तो वह भी खुश हो जाएगी। लेकिन अगर उसने सिक्कों को देख लिया और अपनी जुबान फिसला दी तो सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे घर लौटना चाहिए। कल रात तो मैंने चुपके से उन सिक्कों को कमरे में छुपा दिया था। अगर कहीं उसकी नजर उन पर पड़ गई तो वो पूरे गांव में शोर मचा देगी। अपनी सोच के जाल में फंसा बिरजू कुछ देर वहीं बैठा रहा। पेड़ों से छनकर आती धूप अब धीमी होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ घंटे यूं ही आराम किया। लेकिन जब वह उठा तो सूरज ढलने को था। उसे समय का अंदाजा होते ही बेचैनी हुई। बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर लौटना चाहिए। शाम का समय था। आकाश में सूरज ढल चुका था और हल्की हल्की लालिमा आसमान पर छाई हुई थी। अपना चेहरा निराशा से ढका हुआ और कदमों में थकावट दिखाता हुआ धीमे कदमों से बिरजू सीमा के घर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा उसने घबराहट भरे स्वर में आवाज लगाई, सीमा बहन, ओ सीमा बहन, बाहर आओ। सीमा जल्दी से बाहर आई। बिरजू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सीमा बहन, मैंने लखन को हर जगह ढूंढा। जंगल, मैदान, गांव की हर गली छान मारी लेकिन लखन का कहीं पता नहीं चला। पता नहीं लखन भाई कहाँ चले गए। पर तभी सीमा के पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, सीमा, कौन आया है? यह सुनते ही बिरजू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी नजरें झट से उस दिशा में गईं और उसकी आंखें जैसे अपनी जगह पर थम गईं। सामने लखन खड़ा था, जीता जागता, मुस्कुराता हुआ। लखन को देखकर बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और आवाज कांपती हुई निकली, तुम यहाँ कैसे? लखन ने उसकी ओर ठंडी हंसी के साथ देखा और कहा, क्यों बिरजू भैया, मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही या तुम्हें इस बात का डर है कि मैंने सीमा को सब कुछ बता दिया होगा? बिरजू कुछ भी बोलने में असमर्थ था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह लखन को घूरता रहा। उसकी आंखों में डर और अपराध बोध साफ झलक रहा था। क्या लखन को सब कुछ पता चल गया है? उसने सीमा बहन को सब बता दिया होगा। हे प्रभु, अब तो मेरा बचना मुश्किल है। उसके दिमाग में भागने के विचार तेजी से दौड़ने लगे। उसने मन ही मन कहा, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो यह लखन मुझे जेल भिजवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाना चाहिए। हाँ, बस यही एक रास्ता है। लखन और बिरजू दोनों एक दूसरे को खामोशी से घूर रहे थे। लखन की पैनी निगाहें उस पर टिकी हुई थी और बिरजू महसूस कर रहा था कि उसकी हर चाल अब लखन की नजरों से छुपी नहीं है। वह किसी बहाने से वहां से निकलने की सोच रहा था, लेकिन उसका घबराया हुआ चेहरा उसकी मंशा को पहले ही जाहिर कर चुका था। सीमा उनकी इस असामान्य चुप्पी को देखकर असमंजस में थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। बिरजू का दिल अंदर ही अंदर बेतहाशा धड़क रहा था। वह लखन की आंखों में छिपे सवालों और उस अदृश्य ताकत से डर रहा था जिसने लखन को मौत के मुंह से खींच लिया था। बिना कुछ कहे बिरजू ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। उसकी चाल धीमी और बेहद सतर्क थी, मानो वह किसी अदृश्य खतरे से बचने की कोशिश कर रहा हो। वह दबे पांव वहां से निकल गया। गांव की पगडंडी पर चलते हुए उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। हे भगवान, यह सब कैसे हुआ? लखन तो तैरना भी नहीं जानता। फिर वह नदी से बचकर बाहर कैसे आ गया? कहीं कोई चमत्कार तो नहीं हुआ? अब मुझे और देर नहीं करनी चाहिए।
आज ही मुझे अपनी पत्नी के साथ इस संदूक को लेकर गांव छोड़ देना चाहिए। अगर लखन ने सच उगल दिया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। जैसे ही बिरजू अपने घर पहुंचा, उसका ध्यान सबसे पहले उस संदूक की ओर गया जिसमें उसने सोने के सिक्के छिपा रखे थे। वह जल्दी जल्दी कमरे के अंदर गया और संदूक के पास पहुंचकर सांस रोक ली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर संदूक खोला। संदूक का ढक्कन खुलते ही उसका दिल जैसे धक्के से रह गया। अंदर सोने के चमचमाते सिक्कों की जगह केवल कंकड़ भरे हुए थे। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। हे भगवान, यह सब कैसे हुआ? मेरे सिक्के कहाँ गए? क्या यह लखन ने किया? क्या वह चुपचाप मेरे घर आया और मेरे सिक्के चुरा लिए? वह संदूक में रखे कंकड़ों को हाथ से हटाने लगा, जैसे उन्हें हटाने पर उसके सिक्के वापस आ जाएंगे। बिरजू संदूक के अंदर झांकते हुए बुरी तरह से हांफ रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी और माथे से पसीने की बूंदें बहने लगीं। अब क्या करूं? अगर लखन ने वाकई सिक्के चुरा लिए हैं तो वह मुझे उजागर करने में देर नहीं करेगा। मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा। उसके दिल और दिमाग में डर, लालच और अपराध बोध की एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार लखन का चेहरा और खाली संदूक के कंकड़ घूम रहे थे। उसका लालच और डर अब एक दूसरे से टकरा रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस खेल में लखन ने उसे मात कैसे दे दी। उसकी दुनिया अब सिक्कों के साथ साथ उसके झूठ और पाप के जाल में फंसकर बिखरने लगी थी। तभी अचानक कमरे में हल्की हवा का झोंका आया और उसके सामने वही बूढ़ी अम्मा प्रकट हो गई। अम्मा के अचानक प्रकट होने से बिरजू एकदम चौंक गया। उसका चेहरा डर और हैरानी से सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, अम्मा, आप यहाँ कैसे? कौन है आप? बूढ़ी अम्मा ने अपनी तेज और गंभीर आवाज में कहा, अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह पापी। तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें अम्मा कहने का कोई हक नहीं। तुम एक लालची, स्वार्थी और निर्दयी व्यक्ति हो। अपने ही दोस्त के साथ इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। बिरजू के होंठ कांपने लगे। उसने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अम्मा की आंखों में क्रोध की लपटें जल उठीं। वह गर्जना करती हुई बोली, गलती? माफ उसे किया जाता है जिसने कोई भूल की हो, लेकिन तुमने भूल नहीं, गुनाह किया है। तुमने अपने दोस्त को धोखा दिया, उसे मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। और क्यों? कुछ सोने के सिक्कों के लिए? क्या तुम्हारी दोस्ती इतनी सस्ती थी? बिरजू अब पूरी तरह घुटनों के बल गिर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश करूंगा। अम्मा की आवाज और तीखी हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हें तुम्हारी करनी की सजा मिल चुकी है और यही तुम्हारी नियति है। अब न तुम्हारे पास तुम्हारा वह दोस्त है, न तुम्हारे सोने के सिक्के। यह कंकड़ तुम्हारे लालच का सबूत है। अब सारी जिंदगी इन्हीं कंकड़ों के साथ खेलते रहो और अमीर बनने के सपने देखते रहो। तुम्हारे पाप का बोझ तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। इतना कहकर अम्मा ने अपनी लाठी उठाई और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गईं। उनके जाने के बाद कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। बिरजू वहीं अपने घर के कोने में बैठा गहरी सोच में डूबा रह गया। उसकी आंखों में डर और पछतावे के आंसू थे। जिस सोने और दौलत के सपने उसने देखे थे वे सब अब कंकड़ों में बदल चुके थे। उसका लालच और धोखा उसे ही निगलने को तैयार था। दूसरी ओर लखन ने अपनी पत्नी सीमा के साथ अपने घर में प्रवेश किया। सीमा को कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन लखन की चुप्पी देखकर वह ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाई। लखन अंदर जाकर खिड़की के पास बैठ गया। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थी और मन में सवालों का भंवर चल रहा था। उसने गहरी सांस लेते हुए सोचा,
क्या मुझे सीमा को सब सच बता देना चाहिए? जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वह जानने का हक तो उसे है, लेकिन अगर मैंने सब बताया तो वह बहुत परेशान हो जाएगी। लखन का दिल भारी था। वह खुद से ही बातें करने लगा, बिरजू ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मेरा भरोसा तोड़ा, मेरी जान लेने की कोशिश की और मेरे सारे सपनों को मुझसे छीन लिया। पर अगर मैंने सीमा को यह सब बता दिया तो वह जरूर पुलिस को खबर करेगी। बिरजू जेल में होगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन इससे उसकी मासूम बीवी और बच्चे भी तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। उनका तो इस सब में कोई दोष नहीं है। बिरजू के बिना वे कैसे जिएंगे? उनका क्या होगा? लखन की आंखों में कशमकश साफ झलक रही थी। वह अपने अंदर उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसकी मुट्ठी गुस्से और दर्द से कस गई। लेकिन मैं क्या करूं? बिरजू को सजा मिलनी चाहिए। उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मेरे सपनों को रौंद दिया। क्या मुझे चुप रह जाना चाहिए? उसी पल कमरे में हल्की ठंडी हवा का झोंका आया। लखन ने सिर उठाया और सामने बूढ़ी अम्मा को खड़े देखा। उनकी उपस्थिति से कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा गया। लखन बूढ़ी अम्मा को देखकर एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में हैरानी और खुशी दोनों झलक रही थी। वह हैरान होकर बोला, अम्मा आप यहाँ कैसे पहुंची और आपको मेरे घर का पता कैसे चला? बूढ़ी अम्मा हल्के से मुस्कुराईं और बड़े स्नेहपूर्ण स्वर में बोली, लखन बेटा, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। मुझे हर जगह का पता है। यह कहते ही उन्होंने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक वहाँ एक चमचमाता संदूक प्रकट हो गया। वह संदूक देखते ही लखन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह उत्साह से बोला, अम्मा यह तो वही संदूक है ना जो आपने मुझे दिया था। अम्मा ने उसकी ओर देख प्यार से सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, यह वही संदूक है और अब यह पूरी तरह से तुम्हारा हो गया। लखन की खुशी पल भर में सवालों में बदल गई। उसने आश्चर्य से पूछा, लेकिन अम्मा यह संदूक तो बिरजू के पास था ना? बुढ़ी अम्मा ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हाँ लखन, जो बिरजू के पास होना चाहिए था वह उसे मिल गया है, और जो तुम्हारे पास होना चाहिए वह यह संदूक है। जैसे ही लखन ने संदूक का ढक्कन खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर ढेर सारे चमचमाते सोने के सिक्के पड़े थे जो सूरज की किरणों की तरह जगमगा रहे थे। लखन अवाक रह गया और संदूक को अपलक निहारने लगा। उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। आखिर उसने धीरे से कहा, अम्मा इसमें तो अनगिनत सोने के सिक्के हैं। बूढ़ी अम्मा मुस्कुराईं और स्नेहभरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। हाँ लखन बेटा, यह सब अब तुम्हारा है। इसे संभाल कर रखना और इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना। लखन अभी तक अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी बूढ़ी अम्मा ने अपनी छड़ी घुमाई और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। तब तक सीमा भी कमरे में आ गई। लखन और सीमा हक्का बक्का होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सीमा ने धीमे स्वर में कहा, ये कौन थी और अचानक से कहाँ चली गई? ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहे हों। लखन ने गहरी सांस ली और संदूक पर हाथ रखते हुए बोला, सीमा, मुझे लगता है ये कोई साधारण इंसान नहीं थी। शायद ये कोई फरिश्ता थी जो हमारी मदद करने आई थी। सीमा ने सिक्कों को निहारते हुए कहा, जी, इतने सारे सोने के सिक्के, अब तो हम अमीर हो जाएंगे। हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लखन ने उसकी आंखों में झलकती उम्मीद को देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ सीमा, अब हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे। जो सपने हमने देखे थे, जो ख्वाब हमने अपने बच्चों के लिए सजाए थे, वे अब सच होंगे। लेकिन हमें इनका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा, ताकि इनसे सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि औरों की जिंदगी भी बेहतर हो सके। उसकी आवाज में न केवल उत्साह था बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास भी।
वह जानता था कि यह अनमोल तोहफा सिर्फ एक वरदान नहीं, बल्कि एक परीक्षा भी है। प्रीतमपुर गांव का किसान सत्तू, जिसकी वर्षों से कोई संतान नहीं थी, हमेशा अपने आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनने का सपना देखता था। उसकी इस अधूरी इच्छा ने उसे कई बार निराश किया, लेकिन वह उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ता। एक दिन भगवान ने उसकी दुआ सुन ली। उसके घर एक बालक ने जन्म लिया जो इतना सुंदर था कि देखने वाले उसे किसी खिले हुए फूल की तरह निहारते रह जाते। बालक के रूप और कोमलता ने सत्तू और उसकी पत्नी के दिल में नई उमंग भर दी। अपने जीवन की इस सबसे बड़ी खुशी को साझा करने के लिए सत्तू ने पूरे गांव को दावत दी। लोग बच्चे को देखने आते और उसकी मासूमियत और सौंदर्य की प्रशंसा करते। बच्चे की मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी बगीचे में पहली किरण के साथ फूल खिले हों। बालक अभी केवल 2-3 दिन का था। उसकी माँ उसे अपनी गोद में लेकर बड़े प्यार से खेल रही थी। तभी उसने अचानक महसूस किया कि बच्चे के मुख से एक अद्भुत और सुखद सुगंध आ रही है। यह सुगंध चमेली के फूलों की तरह थी जो पूरे वातावरण को महका रही थी। लेकिन अगले ही पल यह सुगंध गायब हो गई। माँ ने सोचा कि यह उसका भ्रम हो सकता है। कुछ दिनों बाद जब वह फिर बच्चे के साथ खेल रही थी, उसने ध्यान दिया कि जब जब बालक हंसता है, उसके मुख से चमेली के फूलों की सुगंध फैल जाती है। यह सुगंध न केवल मोहक थी, बल्कि ऐसा लगता था मानो प्रकृति खुद उसके आसपास नृत्य कर रही हो। माँ ने यह बात अपने पति सत्तू को बताई। सत्तू ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने खुद इस अद्भुत घटना को अनुभव किया तो वह आश्चर्य से भर गया। हर बार जब उनका बेटा हंसता, उसकी हंसी से निकलती चमेली की खुशबू पूरे घर को महका देती। यह दृश्य देखकर पति पत्नी का मन खुशी और गर्व से भर जाता। उन्होंने इस अद्भुत बच्चे का नाम बड़े सोच विचार के बाद चमेली राजा रखा। नाम रखते हुए सत्तू और उसकी पत्नी की आंखों में गर्व और खुशी की चमक थी। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा न केवल उनके जीवन में रोशनी लेकर आया है, बल्कि वह अपने इस विशेष गुण के कारण एक वरदान के समान है। चमेली राजा का यह अद्वितीय गुण धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया और हर कोई उसे देखने की इच्छा लेकर उनके घर आता। सत्तू और उसकी पत्नी को गर्व था कि उनका बेटा केवल उनकी खुशियों का कारण नहीं है, बल्कि उसने पूरे गांव में अपनी खुशबू से एक नई महक और उमंग फैला दी थी। चमेली राजा के बारे में खबर धीरे धीरे उसके गांव की सीमाओं को पार कर गई। उसके मुख से निकलने वाली चमेली की अनोखी खुशबू के किस्से आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बन गए। लोग कहते, ऐसा अद्भुत बालक पहले कभी नहीं देखा। उसकी हंसी में जैसे प्रकृति का जादू छिपा हो। यह बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। चमेली राजा समय के साथ बड़ा होने लगा। वह जितना सुंदर था, उतना ही सादगी और संस्कारों से भरा हुआ। उसकी खासियत यह थी कि वह अपनी प्रसिद्धि से कभी अभिभूत नहीं हुआ। अपने किसान पिता का बेटा होने के नाते उसने खेती-बाड़ी को ही अपने जीवन का आधार बनाया। वह सुबह सुबह खेतों में काम करने जाता और शाम को अपने माता पिता के साथ घर के कामों में हाथ बटाता। गांव के लोग उसकी मेहनत और सादगी की सराहना करते। जहां भी वह जाता, लोग उसके गुणों और खुशबू के कारण उसे बड़े सम्मान के साथ बुलाते। उसकी उपस्थिति से माहौल ऐसा लगता मानो कोई त्योहार हो। एक दिन चमेली राजा अपने खेतों में काम कर रहा था। सूरज की सुनहरी किरणें धान के खेतों पर चमक रही थी और वह अपने काम में तल्लीन था। तभी अचानक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ सैनिक घोड़ों पर सवार होकर उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। सैनिकों के गंभीर चेहरे और उनकी तेज गति ने चमेली राजा को असमंजस में डाल दिया। सैनिकों ने आकर उसे घेर लिया। चमेली राजा ने चौंक कर पूछा, मुझसे क्या गलती हुई है? आप लोग मुझे क्यों घेर रहे हैं?
एक सैनिक आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें राज्य के राजा ने बुलाया है। उनके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। यह सुनकर चमेली राजा का मन डर और चिंता से भर गया। उसने फिर से पूछा, मुझे क्यों बुलाया गया है? मैंने तो कभी राजा के खिलाफ कुछ नहीं किया। सैनिक ने कहा, हमें तुम्हारा अपराध नहीं पता। हमें केवल इतना पता है कि राजा ने तुम्हें तुरंत उनके सामने पेश करने का आदेश दिया है। डर और उलझन से भरा चमेली राजा कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन सैनिकों के आदेश को टालना उसके बस में नहीं था। उसे लगा जैसे उसका सीधा साधा जीवन अब एक बड़े तूफान की चपेट में आ गया है। सैनिकों ने उसे घेरकर घोड़े पर बैठने को कहा। रास्ते भर चमेली राजा के मन में अनेक सवाल उठते रहे। राजा ने मुझे क्यों बुलाया होगा? क्या मेरी खुशबू के बारे में कोई झूठी खबर फैली है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? हर सवाल का जवाब उसके लिए एक गहरी पहेली था। राजमहल तक पहुंचने में घंटों लग गए। जैसे ही वह राजमहल के विशाल द्वार पर पहुंचा, सैनिकों ने घोषणा की, चमेली राजा हाजिर है। उसे राजा के दरबार में ले जाया गया। यह दरबार राजसी वैभव और शोभा का प्रतीक था। चमेली राजा ने पहली बार इतनी भव्यता देखी, लेकिन उसका मन घबराहट से भरा हुआ था। राजा ने चमेली राजा को अपने सामने बुलाकर बड़े स्नेह और जिज्ञासा भरे स्वर में कहा, हमने सुना है कि जब तुम हंसते हो तो तुम्हारे मुख से चमेली की खुशबू निकलती है, जो पूरे वातावरण को महका देती है। यह बात हमारे लिए अचरज से भरी हुई है। हम इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और तुम्हारे इस अनोखे गुण की पुष्टि करना चाहते हैं। इसलिए हमारा आदेश है कि तुम हंसो। चमेली राजा के इस आदेश को सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी हंसी का ऐसा महत्व हो सकता है। वह संकोच में पड़ गया। उसके लिए यह परिस्थिति अनोखी और असहज थी। उसने प्रयास किया कि वह हंसे, लेकिन हंसी तो स्वाभाविक होती है, इसे बुलाया नहीं जा सकता। वह जितनी कोशिश करता उतना ही अधिक दबाव महसूस करता और उसकी हंसी दूर होती जाती। राजा और दरबार में बैठे सभी लोग बड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे, लेकिन चमेली राजा के प्रयास व्यर्थ रहे। उसके मुख से हंसी नहीं फूट सकी और न ही वह अद्भुत खुशबू। राजा ने उसे उत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने उसे धन दौलत और इनाम देने का वादा किया। उन्होंने कहा, यदि तुम हमें यह अद्भुत घटना दिखा सको तो हम तुम्हें सम्मानित करेंगे और तुम्हारे परिवार का जीवन सुखमय बना देंगे। लेकिन इन प्रलोभनों के बावजूद चमेली राजा को हंसी नहीं आई। वह असहाय होकर राजा के सामने खड़ा रहा। धीरे धीरे राजा का धैर्य समाप्त होने लगा। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, या तो तुम हमारे आदेश की अवहेलना कर रहे हो या फिर तुम्हारे बारे में सुनी गई बातें झूठी हैं। यदि तुम में यह गुण नहीं है तो तुमने हमारे दरबार का अपमान किया है, और यदि यह गुण है तो हमारे आदेश का पालन न करके तुमने अपराध किया है। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें दंड मिलेगा। राजा ने तत्काल आदेश दिया, चमेली राजा को नगर के बाहरी इलाके में स्थित विशेष कारागार में बंद कर दिया जाए। वहां पहरेदार नियुक्त किए जाएं और उन्हें कड़ी हिदायत दी जाए कि यदि किसी भी कारण से इसे हंसी आ जाए तो तुरंत हमें इसकी सूचना दी जाए। चमेली राजा को सैनिक पकड़कर ले गए। वह खुद इस बात से परेशान था कि उसकी हंसी क्यों नहीं आई। उसकी स्वाभाविकता जो उसे इतना अनोखा बनाती थी, अब उसके लिए एक समस्या बन चुकी थी। कारागार की ओर जाते हुए उसका मन भारी हो गया। वह सोच रहा था, क्या मेरी सरलता और विशेषता अब मेरे लिए श्राप बन जाएगी? क्या मैं अपने स्वाभाविक गुणों को जबरदस्ती दिखा सकता हूँ? इधर राजा अपने दरबार में विचलित हो गए। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह स्थिति क्यों बनी, लेकिन उनके मन में जिज्ञासा और क्रोध का मिलाजुला भाव था।
वह इंतजार कर रहे थे कि चमेली राजा की हंसी कभी तो लौटेगी और उस दिन उन्हें इस रहस्य का उत्तर मिलेगा। सैनिकों ने चमेली राजा को नगर के बाहर स्थित एक विशेष कारागार में ले जाकर बंद कर दिया। यह कारागार उजाड़ स्थान पर बना था, जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा रहता था। चमेली राजा, जो अब तक अपने अनोखे गुण के कारण हर जगह सम्मान और प्यार पाता था, खुद को एक अंधेरी और ठंडी कोठरी में पाकर बहुत ही व्यथित हो गया। उसने कारागार की ऊंची दीवारों और लोहे की सलाखों को देखा और सोचा, क्या यह वही जीवन है जिसे मैंने हमेशा सरलता और खुशबू से जिया? क्या मेरा यही अंत है? उसका मन बार बार उसे यह याद दिला रहा था कि जिस गुण ने उसे दुनिया भर में ख्याति दिलाई, आज वही उसे कैद में डालने का कारण बन गया। रात का समय हो चुका था। बाहर आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे, लेकिन चमेली राजा की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी बेचैनी उसे पल भर चैन नहीं लेने दे रही थी। वह कारागार की ठंडी और कठोर जमीन पर करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों में सवाल थे, उसका मन अशांत था। मैंने ऐसा क्या किया? अगर मेरी हंसी स्वाभाविक है, तो मैं इसे कैसे बुलाऊं? वह गहरी निराशा में डूब गया। कारागार के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी थी। वह झोपड़ी बेहद साधारण और टूटी फूटी थी, लेकिन वहां से हमेशा किसी गतिविधि की आवाजें आती। कारागार की खिड़की से वह झोपड़ी साफ दिखाई देती थी। खिड़की से झांकते हुए चमेली राजा ने देखा कि झोपड़ी में एक युवक रहता था। युवक दिन भर अपने छोटे से जीवन में व्यस्त रहता। वह सुबह सुबह उठकर खेतों से लकड़ी लेकर आता, फिर झोपड़ी के बाहर बैठकर कुछ बनाते हुए गुनगुनाता। उसकी आवाज कारागार तक पहुंचती थी और उसमें अजीब सी सादगी और प्रसन्नता थी। चमेली राजा के पास कारागार में करने के लिए कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी रुचि उस झोपड़ी और वहां रहने वाले युवक की दिनचर्या में बढ़ने लगी। वह खिड़की से चुपचाप झांकता और उस युवक को देखता जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में बड़े संतोष और सरलता से रहता था। चमेली राजा सोचने लगा, यह युवक जो इतने सीमित साधनों के साथ रहता है, फिर भी इतना खुश है, और मैं, जिसे अपनी खुशबू और हंसी के कारण लोग पसंद करते हैं, आज इस अंधेरे कारागार में उदास बैठा हूँ। यह कैसा विरोधाभास है? झोपड़ी से आती हंसी और गुनगुनाहट की आवाजें चमेली राजा के मन को विचलित कर देती। वह सोचता, क्या यह संभव है कि मेरी हंसी भी वापस लौट आए? क्या मैं कभी उस खुशी को दोबारा महसूस कर पाऊंगा जिसने मेरी पहचान बनाई थी? चमेली राजा अब हर दिन उस युवक की गतिविधियों को ध्यान से देखता। झोपड़ी से आती आवाजें कभी कभी उसकी उदासी को थोड़ा कम कर देती, लेकिन उसके मन में अभी भी एक गहरी बेचैनी थी। वह जानता था कि उसे इस बंदीगृह से निकलने का एकमात्र रास्ता उसकी स्वाभाविक हंसी थी। लेकिन वह हंसी कहाँ खो गई थी, यह सवाल उसे हर पल सताता रहा। रातें लंबी होती और दिन ठहर जाते। चमेली राजा का जीवन अब केवल उस खिड़की और झोपड़ी तक सिमटकर रह गया था। एक रात जब घना अंधकार छा गया और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसर गया, चमेली राजा कारागार की खिड़की से बाहर देख रहा था। ठंडी हवा के झोंकों के बीच दूर महल की दिशा से किसी का आना उसे दिखा। एक महिला धीमे कदमों से झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। उसके चलने के अंदाज और वेशभूषा से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह साधारण महिला नहीं थी। उसके कपड़े बारीक कढ़ाई वाले रेशम के थे और चांदनी रात में उसके आभूषण हल्की चमक दे रहे थे। चमेली राजा ने गौर से देखा। जैसे ही महिला ने झोपड़ी के पास पहुंचकर अपना चेहरा घुमाया, वह स्तब्ध रह गया। यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं महारानी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि महारानी, जो राजमहल के वैभव में रहती हैं, इस साधारण झोंपड़ी में क्यों आई होंगी। महारानी ने झोंपड़ी का दरवाजा धीरे से खटखटाया।
अंदर से किसी ने दरवाजा खोला और वह झोंपड़ी के भीतर चली गई। झोंपड़ी के भीतर जलते दीपक की मध्यम रोशनी से इतना दिख रहा था कि झोंपड़ी का निवासी पहले से ही महारानी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। चमेली राजा खिड़की से दूर अंधेरे में छिपकर यह सब देख रहा था। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वह सोच रहा था, यह युवक कौन हो सकता है जिसके लिए स्वयं महारानी आधी रात को इतने गुप्त रूप से यहाँ आती हैं। चमेली राजा ने देखा कि महारानी झोपड़ी के अंदर जाती और फिर वहां कई घंटे बिताती। वह झोंपड़ी के भीतर क्या करती यह तो उसे पता नहीं चल पाता, लेकिन दीपक की रोशनी में यह स्पष्ट था कि दोनों किसी गहरे वार्तालाप में लीन थे। रानी का चेहरा झलकते हुए भावों से भरा होता और झोंपड़ी के निवासी का व्यवहार प्रतीक्षा से भरा हुआ। हर रात यह सिलसिला दोहराया जाता। जैसे ही रात गहरी होती, महारानी चुपचाप महल से निकलकर झोंपड़ी में आती और रात के अंतिम प्रहर में उसी सावधानी से लौट जाती। चमेली राजा ने बार बार सोचा कि इस घटना की सूचना महाराज को देनी चाहिए। आखिरकार यह घटना किसी गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे महाराज की याद आती, उसकी हिम्मत टूट जाती। वह सोचता, जिस महाराज ने मुझे बिना गलती के यहाँ बंद कर दिया, क्या वे मेरी बात पर यकीन करेंगे? यह सिलसिला दिनों तक चलता रहा। चमेली राजा खिड़की से हर रात यह नजारा देखता, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। झोंपड़ी के भीतर से आती धीमी धीमी आवाजें और दीपक की हल्की रोशनी उसके मन में हजारों सवाल जगा देती थी। इसी तरह एक चुपचाप स्याह रात थी। आसमान में काले बादलों के बीच से हल्का सा चांद झांक रहा था। झोंपड़ी के अंदर युवक बेचैन था। उसका चेहरा तनाव और अधीरता से भरा हुआ था। वह बार बार झोंपड़ी के छोटे से दायरे में चक्कर काटता, कभी अपनी जगह बैठता, फिर अचानक खड़ा हो जाता। रानी को आने में देर हो चुकी थी और यह प्रतीक्षा उसे असहनीय हो रही थी। उसकी आंखों में चिंता और क्रोध का मिश्रण साफ झलक रहा था। वह बुदबुदा रहा था, आज इतनी देर क्यों? क्या कुछ अनहोनी हो गई है या फिर मैं ही उसे महत्वहीन हो गया हूँ? कुछ देर बाद झोंपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और रानी अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर थकावट और आंखों में संकोच का भाव था। युवक ने उनकी ओर देखा और उसकी अधीरता तुरंत क्रोध में बदल गई। वह गुस्से से भड़क उठा और बोला, क्या मेरा प्रेम इतना तुच्छ हो गया है कि तुम मुझे इंतजार कराओ? क्या मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ तुम्हारे लिए? रानी, जो पहले से ही देर होने के लिए ग्लानि महसूस कर रही थी, कुछ नहीं बोली। उन्होंने युवक की ओर से आती क्रोध की लहरों को शांतिपूर्वक सहा। युवक ने गुस्से में उन्हें धक्का दिया और थप्पड़ मार दिया। उनके कोमल गाल पर चोट के निशान उभर आए, लेकिन रानी की आंखों में शिकायत का एक भी भाव नहीं था। वह एकदम शांत खड़ी रहीं, जैसे उनका प्रेम उनकी हर चोट को फूलों की छुअन बना रहा हो। युवक का क्रोध शांत हुआ। वह थककर वहीं बैठ गया, अपनी बेप्सी में सिर पकड़कर। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन अब उसे अपनी हरकत पर गहरा पछतावा हो रहा था। उसने अपनी आंखें रानी की ओर उठाईं, जो अभी भी उसकी ओर स्नेहभरी नजरों से देख रही थी। रानी ने बिना कुछ कहे अपने साथ लाई हुई मिठाई की टोकरी खोली और धीरे से युवक का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया। उनकी आंखों में एक गहरा स्नेह था। उन्होंने उसे मिठाई का टुकड़ा उठाकर खिलाया। युवक की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रिय, मुझे माफ कर दो। मिलन में विलंब ने मेरे विवेक को धूमिल कर दिया था। मैंने तुम्हारे फूलों जैसे शरीर को चोट पहुंचाई। क्या मेरा यह अपराध तुम्हारे प्रेम को खंडित कर देगा? रानी ने युवक का हाथ अपने हाथों में थाम लिया। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान उभरी और उन्होंने कहा, प्रियतम,
प्रेम में क्षमा का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि प्रेम हर गलती को स्वीकार कर लेता है। तुम्हारी मार भी मेरे लिए फूलों जैसी है। तुम्हारे हाथों की छुअन ने मुझे वह सुख दिया जो संसार के हर सुख से परे है। जब तुमने मुझे छुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सारी सृष्टि की सैर कर ली और संपूर्ण सृष्टि का आनंद एक ही क्षण में पा लिया हो। उस क्षण झोपड़ी के भीतर गहरा मौन छा गया, लेकिन वह मौन किसी व्यथा का नहीं, बल्कि प्रेम के गहन और असीमित बल का प्रतीक था। युवक ने सिर झुका लिया और रानी के पैरों में नतमस्तक हो गया। उसने कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे क्रोध से कहीं ऊंचा है। मैं तुम्हारे इस स्नेह का ऋणी रहूंगा। रानी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। दोनों के बीच प्रेम की एक ऐसी गहरी अनुभूति बह रही थी जिसे शब्दों में पिरोना असंभव था। उस रात झोपड़ी से बाहर चांदनी बिखरी थी और अंदर दो दिलों के बीच प्रेम का संगीत बज रहा था। उधर झोंपड़ी के पीछे की ओर एक थकाहारा धोबी सुस्ताने बैठा हुआ था। उसका गधा कई दिनों से गायब था और उसे ढूंढते ढूंढते वह हताश हो चुका था। जैसे ही वह वहां बैठा, उसे झोपड़ी के भीतर से एक नरम लेकिन दृढ़ स्वर सुनाई दिया। यह रानी की आवाज थी जो युवक से कह रही थी, मैंने सारे जहां की सैर कर ली। धोबी के कान खड़े हो गए। उसने इस वाक्य को बड़े ध्यान से सुना। अचानक उसके भीतर एक उम्मीद की किरण जागी। उसने सोचा, जब यह औरत सचमुच सारे जहां की सैर कर चुकी है तो जरूर इसे मेरा गधा कहीं न कहीं दिखा होगा। उसने उत्साह से झोंपड़ी के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जोर से दस्तक दी। अंदर से रानी ने दरवाजा खोला। उसकी भव्यता देखकर एक पल को धोबी की जुबान रुक गई, लेकिन फिर अपने गधे की चिंता में उसने साहस जुटाया और बोला, महारानी जी, आपने जब सारे जहां की सैर की है तो क्या आपको मेरा गधा कहीं दिखा? मैं उसे ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। कृपया मेरी मदद करें। रानी इस अजीबोगरीब सवाल से चकित रह गई, लेकिन झोपड़ी की खिड़की से यह सब देख रहे चमेली राजा का तो जैसे ठहाकों का फव्वारा ही फूट पड़ा। वह इतनी जोर से हंसा कि उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी इस स्वाभाविक और निश्चल हंसी ने चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा भर दी और तभी राजा की खिलखिलाहट से झोंपड़ी के आसपास चमेली की मादक सुगंध फैलने लगी। ऐसा लगा मानो हंसी और सुगंध ने मिलकर पूरे माहौल को सराबोर कर दिया हो। धोबी और रानी दोनों ही उस अद्भुत क्षण में मंत्रमुग्ध हो गए, जैसे कोई जादू चल गया हो। पहरेदारों ने राजमहल की ओर दौड़ते हुए महाराज को यह अद्भुत समाचार सुनाया। उनकी आवाज में ऐसी उत्तेजना थी कि महाराज को तुरंत समझ आ गया कि कुछ असाधारण घटित हुआ है। जैसे ही उन्होंने सुना कि कारागार में कैद चमेली राजा के ठहाकों ने माहौल को महका दिया है, वे चमत्कार को स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए बेचैन हो उठे। महाराज ने तुरंत अपने दरबारियों और सेवकों को साथ लिया और कारागार की ओर चल पड़े। पूरे राजमहल में हलचल मच गई। हर कोई इस घटना को देखने और समझने के लिए उमड़ पड़ा। कारागार में पहुंचते ही सभी ने देखा कि चमेली राजा की हंसी का जादू अब भी वातावरण में तैर रहा था। हर ओर चमेली की सुगंध और अनोखी शांति का अनुभव हो रहा था। अगले दिन महाराज ने निर्णय लिया कि इस रहस्य को सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि चमेली राजा को दरबार में उपस्थित किया जाए। जब चमेली राजा को दरबार में लाया गया तो सभी दरबारियों की निगाहें उस पर टिकी हुई थी। महाराज ने अपनी राजसी गंभीरता के साथ पूछा, चमेली राजा, हमें बताओ कि तुम इतनी जोर से क्यों हंसे? ऐसा क्या था जिसने तुम्हें हंसी रोकने नहीं दिया? चमेली राजा ने पहले तो सिर झुका लिया और मौन साध लिया। वह जानता था कि यदि उसने सच्चाई बयान की तो शायद उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। महाराज ने फिर आग्रह किया, डरो मत। हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा। पूरी सच्चाई बताओ।
महाराज के बार बार समझाने और वचन देने पर चमेली राजा ने धीरे से सिर उठाया और शांत स्वर में कहा, महाराज, यदि आप सचमुच मेरी जान की सलामती का वादा करते हैं तो मैं सब कुछ बता दूंगा। महाराज ने गंभीरता से कहा, हम तुम्हें वचन देते हैं, अब बोलो। चमेली राजा ने एक गहरी सांस ली और फिर पूरी घटना विस्तार से सुनाई। कैसे उसने धोबी और रानी की बातचीत सुनी, धोबी का सवाल और उसकी मासूमियत, और अंततः वह क्षण जिसने उसे हंसने पर मजबूर कर दिया। वह बोला, महाराज, उस धोबी की बातों में ऐसी सरलता और सच्चाई थी कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। उसकी कल्पना और भोलेपन ने मेरे दिल को छू लिया। मेरी हंसी तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। चमेली राजा की पूरी घटना सुनने के बाद महाराज के मन में एक गहरी बेचैनी और पश्चाताप की लहर दौड़ गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने बिना पूरी सच्चाई जाने चमेली राजा के साथ अन्याय किया था। यह सोचकर उनका हृदय भर आया। उन्होंने तुरंत घोषणा की, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। चमेली राजा निर्दोष है। उसे न केवल कैद से मुक्त किया जाएगा बल्कि उसे हमारे राज्य का सम्मानित अतिथि भी बनाया जाएगा। महाराज ने चमेली राजा को ससम्मान दरबार में अपने साथ बैठाया, उसे कैद से मुक्त किया और ढेर सारे धन, आभूषण और वस्त्र उपहार स्वरूप प्रदान किए। उन्होंने चमेली राजा के धैर्य, बुद्धिमत्ता और सहजता की सराहना की। उसके प्रति किए गए अन्याय का प्रायश्चित करते हुए महाराज ने उसे विदा किया। लेकिन महाराज का पश्चाताप यही नहीं रुका। उन्होंने रानी के छल और दूसरे पुरुष से संबंध रखने की बात को गहराई से समझा। राज्य की प्रतिष्ठा और न्याय को कायम रखते हुए उन्होंने रानी को कारागार में डालने का कठोर निर्णय लिया। यह निर्णय पूरे राज्य में न्याय और सत्य की मिसाल बन गया। अब चमेली राजा के पास अपार धन दौलत थी। वह अपने गांव वापस आया, जहां उसके माता पिता उसकी प्रतीक्षा में दिन रात प्रार्थना करते थे। जब उन्होंने अपने पुत्र को इतना सम्मान और समृद्धि के साथ लौटते देखा तो उनकी आंखें गर्व और खुशी से छलक उठीं। कुछ ही समय बाद गांव के प्रमुखों और परिवार ने मिलकर चमेली राजा का विवाह एक अत्यंत सुंदर, गुणवान और सरल स्वभाव वाली युवती से कर दिया। उसकी पत्नी न केवल सुंदर थी बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा निर्मल था। विवाह के बाद चमेली राजा का जीवन खुशियों से भर गया। उसकी सरलता, समझदारी और न्यायप्रियता ने उसे एक आदर्श पति और पुत्र बना दिया। अब वह अपने परिवार और पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। अगली कहानी। मिथिला राज्य में गोनू झा नाम के एक बुद्धिमान और सरल व्यक्ति रहते थे। वे जाति से ब्राह्मण थे, परंतु अपने जीवन यापन के लिए खेतीबाड़ी करते थे। उनकी सरलता और ईमानदारी के कारण पूरे गांव में उनका मान सम्मान था। उसी गांव में भूरिया नाम का एक व्यक्ति भी रहता था, जिसकी आदतें गोनू झा के बिल्कुल विपरीत थी। भूरिया मूल रूप से चोर और ठग प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो मेहनत और ईमानदारी से कोसों दूर था। भूरिया ने अपने आलस्य और बुरी आदतों के कारण मेहनत से जी चुराने की आदत डाल ली थी। भूरिया का असर गांव के अन्य लोगों पर भी पड़ने लगा। उसने अपने कुटिल स्वभाव से गांव के 8-10 युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया और उन्हें अपने जैसे गलत रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर दिया। इस तरह उनका एक दल बन गया जो चोरियों में माहिर था और छोटे बड़े अपराधों में संलिप्त रहने लगा। यह गिरोह कई बुरी आदतों का शिकार था। वे न केवल चोरी करते बल्कि गांव के भोले भाले लोगों को ठगने और उन्हें धोखा देने में भी संकोच नहीं करते थे। गांव में इस बार बरसात ने मानो मुंह मोड़ लिया था। खेतों में काम ठप पड़ गया, मिट्टी की प्यास अधूरी रह गई और फसलें सूखने लगी। गांव के लोग मायूस हो गए और अब उनके पास केवल एक ही सहारा बचा था, ईश्वर की आराधना। वे मंदिरों में जाकर भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करने लगे, मनौतियां मानने लगे ताकि आसमान की कृपा फिर से धरती पर बरसे।
आखिरकार उनकी प्रार्थनाएं सुन ली गईं। एक दिन बादलों ने उमड़-घुमड़ कर पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया और फिर झमाझम बारिश होने लगी। खेतों में पानी भर गया, मिट्टी में नमी आ गई और चारों ओर हरियाली की सुगंध फैल गई। किसानों के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई और वे पूरे जोश के साथ खेतों में काम करने के लिए जुट गए। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ गई। एक साथ सभी किसान खेतों में जुट गए, जिससे मजदूरों की भारी कमी हो गई। बीज बोने का समय था पर मजदूर आसानी से नहीं मिल रहे थे। जो मजदूर मिलते भी थे वे इतने ऊंचे दाम मांगते कि किसानों के लिए उन्हें रखना मुश्किल हो जाता। किसानों के पास मजदूरों की मांग मान लेने के सिवाय कोई और चारा नहीं था, लेकिन उन ऊंचे दामों को चुकाना उनके लिए भारी था। गोनू झा भी इस नई समस्या से बेहद परेशान थे। उनके खेत में भी फसल की बुवाई के लिए जमीन तैयार करनी थी, लेकिन मजदूर मिलना दूभर हो गया था। बारिश ने जमीन में नमी तो भर दी थी, पर समय रहते खुदाई नहीं हुई तो यह नमी भी बेकार चली जाएगी और खेत में फिर से सूखापन आ जाएगा। गोनू झा ने सोचा, बिना किसी उपाय के यह काम नहीं हो पाएगा। आखिरकार उनके मन में एक विचार आया, क्यों न अपने चतुर मित्र फेकन मिश्र से सलाह ली जाए। जल्दी जल्दी गोनू झा फेकन मिश्र के घर पहुंचे। फेकन मिश्र ने उन्हें दरवाजे पर देखा तो प्रसन्न होकर बोले, आओ गोनू झा, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई अपनी आवश्यकता न हो तो कौन किसे याद करता है। इस समय मेरे खेत की खुदाई का काम अटका हुआ है और मजदूरों का मिलना तो जैसे दुर्लभ हो गया है। फेकन मिश्र ने गंभीरता से गोनू झा की समस्या सुनी। दोनों के चेहरों पर एक गहरी सोच की छाया छा गई। गोनू झा के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन फेकन मिश्र की आंखों में जैसे हल्की सी चतुराई की चमक आ रही थी। गोनू झा को पूरा भरोसा था कि फेकन मिश्र के पास जरूर कोई ऐसा उपाय होगा जो इस मुश्किल घड़ी में उनके काम आ सके। फेकन मिश्र ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भाई, हमसे तो इस उम्र में कुदाल नहीं चल पाएगी, वरना आपके साथ जरूर आते। लेकिन इसका एक सरल उपाय है, आप बस एक छोटा सा काम कर दें। गोनू झा ने तुरंत पूछा, आदेश करें मित्र, क्या करना होगा। मिश्र जी ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ धीरे से कहा, बस एक अफवाह फैला दीजिए कि आपकी कुंडली में संकेत है कि आपको जल्द ही अपने खेत में कोई गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है। गोनू झा ने चौंक कर पूछा, अरे इससे क्या होगा। मिश्र जी ने समझाया, बस देखिए, जब यह खबर फैल जाएगी तो गांव के हर आदमी में खजाना पाने का लालच जाग उठेगा। सभी खुद ही आपके खेत की खुदाई में जुट जाएंगे ताकि किसी न किसी बहाने उस खजाने पर नजर रख सकें। आपको न तो मजदूर ढूंढने की जरूरत होगी, न ही मेहनताना देने की। गोनू झा को यह योजना बहुत ही अनोखी लगी और उन्होंने तुरंत इसे आजमाने का फैसला किया। अगले ही दिन गांव में कानाफूसी शुरू हो गई कि गोनू झा के खेत में खजाना दबा हुआ है, जो उनकी कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इस अफवाह ने लोगों के दिलों में उत्सुकता और लालच का बीज बो दिया। रात होते होते गोनू झा के खेत के पास हलचल बढ़ने लगी। कुछ लोग अपने कुदाल और फावड़े लेकर धीरे धीरे वहां पहुंचने लगे और खुदाई का काम शुरू कर दिया। गोनू झा के घर से भी कुदाल की आवाजें आने लगी। गांव में फैली खजाने की अफवाह ने चोरों के मुखिया भूरिया के कानों तक भी पहुंच बना ली थी। यह सुनते ही उसकी लालच भरी आंखों में चमक आ गई। वह सोचने लगा कि अगर गोनू झा के खेत में सचमुच कोई खजाना दबा है तो उसे किसी भी तरह हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अपनी उत्कंठा को रोक न पाते हुए भूरिया आधी रात को गोनू झा के घर की ओर बढ़ा। दूर से ही उसे कुदालों की खटखट की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे उसके संदेह को और बल मिला। जैसे जैसे वह गोनू झा के घर के पास पहुंचा, उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा,
आखिर गोनू झा को यह खजाना कैसे मिल गया और क्या इसमें मेरे लिए भी कोई हिस्सा निकल सकता है? भूरिया पास में छिपकर बड़ी ध्यान से कुदाल की आवाजें सुनने लगा। यह आवाजें मानो उसके भीतर एक अदृश्य लालच को और भड़का रही थी। रात के सन्नाटे में कुदालों की खटखट एक अजीब सी रहस्यमयी धुन बजा रही थी और भूरिया उस धुन में जैसे खोसा गया। आधी रात तक कुदालों की आवाजें लगातार आती रहीं। भूरिया ने सोचा, अभी तक खुदाई जारी है, इसका मतलब खजाना मिलना निश्चित है। लेकिन फिर अचानक आवाजें थम गईं। सन्नाटा छा गया और हर तरफ गहरा अंधेरा पसर गया। भूरिया और भी बेचैन हो गया। वह सोचने लगा, क्या खजाना मिल गया? क्या गोनू झा ने इसे छुपा दिया? उसके मन में कई सवाल उठने लगे और अब वह किसी भी तरह यह जानने के लिए अधीर हो रहा था कि उस रात की खुदाई का परिणाम क्या निकला। घर के भीतर गोनू झा की पत्नी ने हैरानी से पूछा, आप आधी रात को क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं? गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे खजाना ढूंढ रहा हूँ। पूरे घर में हर जगह खुदाई कर डाली पर अब तक कुछ नहीं मिला। यह सुनकर उनकी पत्नी ने भी थोड़ी चिंता जताई। क्या सचमुच खजाना है भी या नहीं? गोनू झा गंभीरता से बोले, मिश्रा जी ने कहा है तो जरूर होगा। वे झूठ नहीं बोलते, लेकिन अब सोचता हूँ कि घर में तो कुछ नहीं मिला, तो शायद ये खजाना कहीं और हो। इस पर उनकी पत्नी ने सुझाव दिया, क्यों न खेतों में कोशिश करें, हो सकता है खजाना वहीं छिपा हो। यह सुनकर गोनू झा के चेहरे पर समझदारी की चमक आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, अब सब साफ हो गया। मेरी माँ भी हमेशा कहा करती थी कि हमारे खेत सोने की खान है। शायद सचमुच वहां कुछ छिपा हो। कल से वहीं खुदाई करवाता हूँ। फिर उन्होंने उत्साहित होकर कहा, अब कल मैं अपने खेतों में 20 मजदूर लगाऊंगा, फिर देखना जल्दी ही हमें वो खजाना मिल जाएगा। अब तुम चैन से आराम करो, घर तो खोद ही डाला है। कल सुबह से खेतों में खुदाई शुरू करता हूँ। इस तरह गोनू झा की योजना तैयार हो गई और उन्होंने अपने अगली सुबह के कार्य का निश्चय कर लिया। उधर घर के बाहर छिपा हुआ भूरिया चोर कान लगाए गोनू झा और उनकी पत्नी की सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उसने सुना कि गोनू झा सचमुच खजाने की तलाश में खेत की खुदाई शुरू करवाने वाले हैं, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। भूरिया ने सोचा, अगर गोनू झा रात भर जागे न होते तो मैं आज ही खेत में खुदाई कर खजाना निकाल लेता। लेकिन अब उसे यह एहसास हो गया था कि गोनू झा सुबह से ही खुदाई करवाने का इरादा रखते हैं। यह जानकर भूरिया के मन में बेचैनी और भी बढ़ गई। खजाने की लालसा उसे रात भर चैन से सोने नहीं दे रही थी। वह मन ही मन योजना बनाने लगा कि जैसे ही मौका मिलेगा वह किसी भी तरह आज रात ही इस खजाने को हथिया लेगा। उसे केवल सही वक्त का इंतजार था कि कब गोनू झा की नजरें हटें और वह अपना काम कर सके। आधी रात का सन्नाटा था, लेकिन भूरिया के मन में खजाने का खुमार छाया हुआ था। वह सीधा अपने साथियों के पास पहुंचा और एक एक को झकझोर कर जगाने लगा। भूरिया ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे तुम लोग यहाँ चैन की नींद सो रहे हो और मैं एक बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आज असली माल हाथ लग सकता है। सभी चोरों ने नींद में ही आंखें मलते हुए पूछा, क्या बात है भूरिया भाई, इतनी रात को क्यों जगाया? भूरिया ने अपनी आवाज में एक रहस्य में गंभीरता भरते हुए कहा, गोनू झा खजाना ढूंढ रहा है। ये कोई साधारण बात नहीं है। खुद मिश्रा जी ने उसे बताया है और मिश्रा जी झूठ नहीं बोलते। गोनू झा कोई मामूली आदमी नहीं है, वो बड़ा चतुर है। जब वह अपने घर को खोदने में लगा था तो ये पक्का है कि खजाना जरूर है, वरना वह बिना कारण ऐसा क्यों करता। फिर उसने आगे बताया, आज रात उसने अपने घर के हर कोने में खुदाई की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब उसकी माँ ने उसे यह इशारा दिया है कि खजाना उसके खेतों में दबा हो सकता है और इसीलिए वह कल सुबह अपने खेत में मजदूर लगाकर खुदाई करवाने वाला है।
तभी एक ने अपनी आंखों में शरारत भरी चमक के साथ कहा, फिर तो देखना मजा आ जाएगा। गोनू झा खजाना अपने घर लाएगा और हम किसी अंधेरी रात को उसे उड़ा ले जाएंगे। बस सब कुछ हमारे हाथ में होगा। भूरिया ने उसकी बात पर खींचते हुए उसे घुड़का, तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है क्या? अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें खजाने के लिए इतना इंतजार क्यों करना? आज रात ही उसे हड़पना होगा वरना हाथ मलते रह जाओगे। यह सुनते ही उसके साथी पूरी तरह से सतर्क हो गए। सबके मन में एक ही ख्याल आया, अगर यह खजाना मिल जाए तो उनकी जिंदगी बदल सकती है। भूरिया की बातों ने उनमें एक नया जोश भर दिया और अब वे सभी इस खजाने को पाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। सभी ने तुरंत अपने अपने कुदाल उठाए, मानो खजाना अब उनकी मुट्ठी में ही हो। भूरिया के नेतृत्व में वे चुपके चुपके अंधेरी रात की ओट में गोनू झा के खेतों की ओर चल पड़े। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, बस दूर कहीं उल्लू की आवाज रात की खामोशी को तोड़ रही थी। चोरों के मन में उत्साह और भय की मिलीजुली भावना थी, जैसे कोई बड़ा काम करने जा रहे हों। उनके कदमों की आहट मिट्टी में दबकर रह गई। भूरिया के इशारे पर सबने अपने कुदालों को कसकर पकड़ लिया और सभी चोर जोश में भरकर पूरी ताकत से खुदाई में जुट गए। रात के अंधेरे में उनके कुदालों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हर कोई बेसब्री से खजाने की तलाश में अपनी जगह खोद रहा था। एक चोर ने पसीना पोंछते हुए कहा, तू यहाँ खोद, शायद यहीं गड़ा हो। तो दूसरा बोला, नहीं नहीं, तू उस कोने में देख, मुझे लगता है खजाना वहीं है। रात सरकती जा रही थी और चांदनी अब हल्की पड़ने लगी थी। पौ फटने की आहट के साथ ठंडी हवा चलने लगी, लेकिन चोर मंडली की कड़ी मेहनत का कोई फल नजर नहीं आ रहा था। पूरी रात जीजान से मिट्टी खोदने के बाद गोनू झा का खेत मानो किसी युद्ध का मैदान बन गया था। हर ओर गड्ढे ही गड्ढे थे। थकान से चूर हुए चोरों के चेहरों पर अब निराशा साफ झलकने लगी। आखिरकार एक चोर ने भारी सांस लेते हुए भूरिया से कहा, गुरु, अब तो हमारी हड्डियां भी जवाब दे गईं। इतना खोदने के बाद भी हमें कुछ हाथ नहीं लगा। भूरिया ने माथे पर पसीने की बूंदें पोंछते हुए गहरी सोच में डूबकर कहा, हाँ यार, लगता है खजाना और भी गहराई में गड़ा है। हम शायद ऊपर ऊपर ही खोदते रह गए। उसकी आवाज में अब पहले जैसी उत्सुकता नहीं रही। उसी वक्त एक और चोर ने घबराहट भरे स्वर में कहा, गुरु, अब और खोदने का वक्त नहीं है। लगता है कोई हमारी तरफ आ रहा है। सबके कान खड़े हो गए। दूर से आती पदचाप और कुत्तों के भौंकने की आवाज ने उनके डर को बढ़ा दिया। घबराकर वे सब अपने कुदाल छोड़कर अंधेरे में भाग खड़े हुए। भूरिया ने अंधेरे में दूर से एक धुंधली आकृति को गांव की ओर से आते देखा। उसकी चौकस निगाहें और चोरों के बीच फैली घबराहट के माहौल ने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, अरे यह तो गोनू झा ही होगा। लगता है चैन से न सोने की आदत अब भी नहीं गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं, क्योंकि उसने भांप लिया था कि अब यहाँ रुकना खतरनाक होगा। भूरिया के संकेत पर सभी चोर थकी हुई सांसों के साथ भाग खड़े हुए अपने कुदाल वहीं छोड़कर अंधेरे की आड़ में गुम हो गए। उनके कदमों की आवाजें धीरे धीरे शांत होती गईं। उधर आने वाला व्यक्ति सचमुच गोनू झा ही थे। उन्होंने अपने खेत की ओर बढ़ते हुए चोरों की भागती परछाइयों को देखा और उनकी इस बेवकूफी पर मन ही मन मुस्कुरा उठे। मेरी चाल काम कर गई, गोनू झा ने सोचते हुए अपनी सफा की किनारी से माथे का पसीना पोंछा। जब वे अपने खेतों में पहुंचे तो सुबह की पहली किरणें धरती को आलोकित करने लगी थीं। गोनू झा ने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई और उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। जहां कल तक मिट्टी की ऊबड़ खाबड़ सतह थी, अब वह पूरी तरह समतल हो चुकी थी। चोरों की मेहनत ने रात भर में उनका खेत जुताई के लिए तैयार कर दिया था। गोनू झा ने अपने चिरपरिचित अंदाज में हंसते हुए कहा,
वाह भई, इन बेचारों ने बिना कुछ लिए ही मेरे खेत की जुताई कर डाली। अब खेत नए फसल के लिए तैयार थी और गोनू झा के होठों पर एक संतोष भरी मुस्कान फैल गई। गोनू झा ने खेत का मुआयना करने के बाद अपने मन की खुशी को दबाना मुश्किल समझा और फौरन घर की ओर लौट पड़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान देखकर वह हैरान हो गईं। गोनू झा ने अंदर आते ही कहा, अरे भाग्यवान, सुनो तो सही, आज रात हमने बिना एक पैसा खर्च किए मजदूरों से खेत की जुताई करवा ली। उनकी पत्नी ने आंखें चौड़ी करते हुए आश्चर्य से पूछा, कैसे? गोनू झा ने बड़े मजे से पूरा किस्सा सुनाना शुरू किया। कैसे उन्होंने गांव में खजाने की अफवाह फैलाई थी और कैसे चोरों की मंडली ने रात भर मेहनत करके उनका खेत जुताई के लिए तैयार कर दिया। उनकी पत्नी हंसते हंसते दोहरी हो गई। वह ठहाके लगाकर बोली, अरे तुम तो कमाल के निकले। दूसरों को मूर्ख बनाकर मुफ्त में खेत का काम करवा लिया। सच में तुमसे चालाक आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। गोनू झा भी अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मुस्कुराए और बोले, अरे यही तो है अक्लमंदी। मेहनत से काम करवाने से ज्यादा अच्छा है दिमाग से करवाना। और यह कहकर गोनू झा अब अपनी होशियारी पर गर्व महसूस करते हुए आने वाली फसल के सपनों में मग्न हो गए। असल में उस खेत में खजाने का तो नामो निशान भी नहीं था। यह तो गोनू झा और उनके मित्र फेकन मिश्रा की एक सोची समझी तरकीब थी। खजाने की अफवाह उड़ाकर उन्होंने चोरों को मुफ्त में अपना काम करने पर मजबूर कर दिया। उनकी चतुराई और समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्ल हमेशा बल से बड़ी होती है। अब जब भी गोनू झा और उनकी पत्नी उस रात की घटना को याद करती, तो उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती।